अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है हु वाज मंगोल। मंगोल कौन थे? मंगोल सेंट्रल एशिया के मंगोल खानाबदोश किस मज़हब के पैरोकार थे? इनका ज़ाब्ता अखलाक क्या था? आखिर ये मंगोल कौन थे? कौन जिन्होंने मगरबी यूरोप और इस्लामी दुनिया को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया? क्या यह तातार थे, जैसे एक गलती से इन्हें यूरोप में तातार कहा गया? आज भी अगर कोई रेलगाड़ी में सवार होकर मॉस्को से होकर झील बकियाल पहुंचे तो ठीक एक रोज़ की मुसाफत के बाद रास्ते में पड़ने वाली दरिया उन्होंने अबूर करके मंगोलिया जा पहुंचता है। लैंड पूल की तहकीक के मुताबिक मंगोल बाकी कबीलों की तरह एक कबीला था, लेकिन वो इन कबीलों में अपनी मुनफरद इज्जत ज़रूरत रखता था। इन आबादियों के जुनूब में सहरा गोबी था, जहाँ दीगर कबाइल सारा साल पानी और अपने जानवरों के लिए चारा तलाश करने में सरगर्दा रहते थे। इनकी तमाम उम्र शिकार करते गुजर जाती थी। जानवरों की नस्ल कशी इनका पेशा था। इन्हीं जानवरों से वो गोश्त, दूध, ऊन और चमड़ा हासिल करते थे। घोड़ियों के दूध से वो एक मखसूस किस्म का शराब तैयार करते थे, जिसे खमीर कहते थे, और वो शराब आम लोग पीते थे। इनका गुजर बसर जानवरों की खालों के लेन देन पर होता था। इन कबाइल का लेन देन तुर्कों और हमसाया ताकत चीन से था। ये कबाइल बैरूनी हमलों से बचने के लिए चीन को टैक्स अदा करती। मंगोलों का रहन सहन। मंगोल लकड़ी के फ्रेम के ऊपर बनाए जाने वाले गोल से खेमों में रहते थे। इन्हें यूरस कहा जाता था। इसकी छत पर तेल से भीगा हुआ नमदा होता था, जिस पर वो सफ़ेद चूना फेर देते थे। ये ढांचा बर्फ़ या पानी के कतरों और तन तेज़ हवाओं से खैमों को महफूज रखता था। खैमों का दरवाज़ा आमतौर पर शुमाल की जानब रखा जाता था। दूर से ये खैमे मशरूम की तरह दिखाई देते थे। इन खैमों को छकड़ों के ऊपर भी नस्ब किया जाता था। हिजरत के वक्त मंगोल इन खैमों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। इन खैमों को हम तंबू का नाम भी कह सकते हैं। वो दूसरी जगह पर जाकर नए कैंप लगाते थे। कैंपों की जगह का इंतखाब करते वक्त मंगोल ख़ास तौर पर गर्मी और सर्दी के मौसमों को मद्देनज़र रखते थे। छोटे खैमों के साथ वो बड़े खैमे भी लगाते थे। खैमों के दरवाजे आमतौर पर रंगदार होते थे। इन दरवाज़ों पर खूबसूरती के लिए पौधे, बेलें, दरख्त भी लगाए जाते थे। मंगोलों जानवर की घास डाली जाती, जिसको जानवरों की खालों और हाथ से बनी डलियों से ढांपा जाता। खैमों के अंदर औरतों के बैठने की जगह मर्दों से हटकर बनाई जाती। खैमों के अंदर मौजूद आती झरनों से जरा हटकर घारी का मालिक काबिज पर बैठता था। खैमों के वास्ते में धुएं के अखराज के लिए एक सुराख रखा जाता था। खैमे के अंदर बैठने का एक मखसूस निज़ाम होता था। घर का मालिक काबिज पर बैठता था, जबकि काबिज के आगे इसका बेटा या इसका भाई, और फिर उसके आगे उसका भाई और इसकी बीवी, और इस तरह मुलायजा रुतबा नशते रखती थी। मंगोलों का मज़हब। जहाँ तक मंगोलों के मज़हब का ताल्लुक़ है तो वो मुख्तलिफ मज़ाहिब की इबादत करते हैं। आमतौर पर वो टेंगरी की इबादत करते हैं। टेंगरी की उनका मानना है कि टेंगरी के ज़रिए वो रूहों से बात करते हैं और रूहों के ज़रिए वो अपने हाल और मुस्तकबिल को तब्दील करते हैं। खैमों के अंदर बुत दरवाज़ों के दोनों तरफ लटकाए जाते थे। इन बुतों से इन खानाबदोश के जहन में मौजूद इंसानी तस्वर का पता चलता था कि वो लोग कितने जानवर थे। इन बुतों के साथ उन्होंने अपनी ख़ास चीज़ें रखी हुई थी। इनका मानना था कि जब तक ये ख़ास चीज़ें मौजूद हैं, इनके जान और माल की वो ख़ास चीज़ें हिफाजत करेंगी। मंगोल आमतौर पर गोश्त खाते थे। वो दाल, सब्ज़ी और दूसरी चीज़ें नहीं खाते थे, क्योंकि वो चीज़ें इनके पास मैसर ही नहीं थी। वो गोश्त को बहुत ही शौक़ से खाते थे। तारीख़दान कहते हैं हाँ, कुत्ते को भी बड़ी शौक़ से खाते थे, वो घोड़े को भी बड़ी शौक़ से खाते थे, और लुम्बी इनके घर की जीनत थी। उनके लिए हलाल या हराम की कोई तमीज़ नहीं थी। जो चीज़ उनको मिलती थी वो उसको खा लेते थे। इसके अलावा मंगोल जितना गोश्त खाते थे, इसके बरक्स वो बहुत ज़्यादा मशक्क़त करते थे। तारीख़दान कहते हैं कि वो जितनी मशक्क़त करते थे, इसके बरक्स वो बहुत कम ही गोश्त खाते थे। उनको इससे डबल गोश्त भी खाते तो वो उनकी मशक्क़त के बराबर नहीं होता था।
منگول عورتیں عام طور پر موٹی ہوتی تھی، جس کی ناک جتنی موٹی ہوتی تھی اس کو اتنا ہی خوبصورت سمجھا جاتا تھا، اور جس کی ناک جتنی پتلی ہوتی تھی اس کو اتنا ہی بدصورت سمجھا جاتا تھا۔ منگول عورتیں جنگ میں اور دوسرے تمام اقدام میں اپنے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوتی تھی۔ منگول عورتیں بہت ہی مضبوط ہوتی تھیں۔ اس کے علاوہ منگول عورتیں کہتے ہیں کہ بچہ پیدا اس طرح کرتی تھی جیسے گھوڑی بچے کو جنم دیتی ہے۔ منگول اپنے گھروں میں ریشم کا استعمال بہت زیادہ کرتے تھے کیونکہ ان کو ریشم بہت ہی پسند تھا۔ منگول عورت اپنے جسم پر سردیوں میں ایک پورا کپڑا باندھ لیتی تھی، جبکہ منگولوں کی امیر ترین عورت اپنے لیے ریشمی لباس چائنا سے منگواتی تھی۔ منگولوں میں جب کسی کی شادی ہوتی تو اس شادی کے مقام پر منگول عورتوں کی قیمت لگتی تھی۔ جس عورت کی قیمت لگ جاتی اور وہ بک جاتی اس کے ساتھ منگول آدمی شادی کر لیتا تھا، اور جو عورت جس کے دام بہت زیادہ ہوتے تھے وہ عورت ایسے ہی رہ جاتی تھی۔ جب وہ منگول مر جاتا تو اس کا بیٹا یا اس کا بھائی اس عورت پر قبضہ کر لیتا اور اپنی ماں کو چھوڑ کے وہ سب عورتوں کو اپنی بیوی بنا لیتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب کہ چنگیز خان ابھرا اور اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا۔ آج بھی اگر آپ لوگ منگول کی طرف جائیں تو آپ کو وہاں پر منگول لوگ لازمی نظر آئیں گے جو وہاں پر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ایک پورا ملک ہے جہاں پر وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔